जय हिंद। तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों। हमारी कंपैरिजन वीडियो के ऊपर आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो हम लोग इसके ऊपर कंटिन्यू वीडियो बनाते रहेंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पावर सेक्टर के दो बड़ी कंपनी के बारे में जो पहले डोमिनेट किया करती थी अपने 2005-2010 के टाइम में पावर सेक्टर के अंदर। और अगर करंट सिनेरियो देखेंगे तो वो एक पैनी स्टॉक की तरह ट्रीट की जा रही थी, लेकिन पिछले कुछ टाइम के अंदर उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा मूव देखने को मिली, मीन्स अप ट्रेंड देखने को मिला। तो हम बात कर रहे हैं जयप्रकाश पावर और रिलायंस पावर के बारे में। दोस्तों दोनों कंपनी की बैक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और अगर पावर सेक्टर में देखेंगे आप तो दोनों ही कंपनियां स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करती हैं, क्योंकि दोनों ही कंपनी की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो एक वक्त होता था जब दोनों कंपनियां पावर सेक्टर की शाइनिंग स्टार हुआ करती थी। दोस्तों पावर सेक्टर का जो सेगमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल माना जाता है। पहले तो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होता था। आपने देखा होगा 2005 के टाइम पे जयप्रकाश का अगर आप चार्ट उठाकर देखेंगे तो 2005 के 6 के टाइम से वो कंपनी मार्केट के अंदर है। उस टाइम बहुत अच्छे से कंपनी ग्रोथ कर रही थी, लेकिन जितना टाइम बीता उसके बाद कंपनी के स्टॉक के अंदर कंटिन्यू गिरावट देखने को मिली। सेम सीन हमको रिलायंस पावर में देखने को मिला। 2008-9 के आसपास में कंपनी स्टेबलाइज हुई थी, जिसके बाद कंपनी काफ़ी अच्छी ग्रोथ की थी, और फाइनली बाद में वो कंपनी बिल्कुल पैनी स्टॉक बन गया, और अब फिर से इसमें रिवर्सल देखने को मिला है। तो आज हम इन्हीं दोनों स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं। हम इनकी सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। दोनों ही कंपनी अपने नए फेज़ में हैं, जिसमें ये लोग नए टारगेट, नए रिस्क और नई अपॉर्चुनिटी के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी के अंदर बहुत उतार चढ़ाव दोनों ही कंपनी के अंदर देखने को मिले हैं। कंपनियां बहुत ऊपर थी, फिर नीचे डाउन हुई, उसके बाद अब फिर से एक रिवर्सल चीज़ देखने को मिल रही है। नए प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ नए ब्लेम्स भी कंपनी के ऊपर लगे हैं, मीन्स रेस्ट्रिक्शंस लगे हैं। उन चीज़ों को भी हम देखेंगे, मीन्स कंप्लीटली एनालाइज करेंगे कंपनी को, उसके फंडामेंटल्स को, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स को, उसके प्रमोटर होल्डिंग को, और फ्यूचर में क्या क्या इनके साथ क्या क्या ये ग्रोथ कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिलेगी कि किस कंपनी के अंदर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों दोनों ही कंपनियां इस टाइप की हैं कि ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी बन सकती हैं और ये कि ट्रैप भी हो सकता है। तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दोनों कंपनियां किस तरीके से काम कर रही हैं, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, फंडामेंटल्स किस तरीके के हैं। ये चीज़ अगर आप अच्छे से जानेंगे तभी आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिले कि भाई हमें इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। लेकिन यहाँ पर मेरे कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी स्टॉक के लिए। ये वीडियो ओनली एजुकेशनल पर्पज से बनाई जा रही है। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिलती है। तो स्टार्टिंग करते हैं रिलायंस पावर से, जो कि एक वेल फोकस्ड और डाइवर्सिफाई पावर जनरेशन वाली कंपनी है, जो मेनली कोल, गैस और रिन्यूएबल सेगमेंट पर काम करती है। प्राइवेट सेक्टर में देखा जाए तो सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट्स कंपनी ये होल्ड करती है। और अगर आप देखें जयप्रकाश पावर को तो इसका कोर बिजनेस है हाइड्रो और थर्मल एनर्जी जनरेशन के ऊपर। साथ ही ये लोग सीमेंट और कैप्टिव कोल माइनिंग पर भी बिजनेस करते हैं। तो यहाँ पर आपको बिजनेस क्लियर हो गया होगा कि रिलायंस मेनली कोल, गैस, सोलर और विंड में काम करती है। उसके साथ में इनका ससन और रोसा जैसे जो मेगा थर्मल प्लांट हैं वो भी रन है। साथ में इनका सोलर वेंचर भी है, जैसे कि धीरू भाई अंबानी सोलर पार्क। ये सब चीज़ें रिलायंस के बिजनेस के अंडर में ही आती है। और अगर जयप्रकाश पावर की बात करें तो मेनली इनका थर्मल पावर का प्रोजेक्ट है, जो कि कोल वेस्ट जनरेशन फ्रॉम निगरी एंड बीना प्लांट्स। उसके साथ में इनका हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, जो विष्णु प्रयाग हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। साथ में इनका सीमेंट ग्राइंडिंग का बिजनेस है, जो कि ऑपरेशनलाइज है निगरी में। और कैप्टिव कोल माइनिंग मेन बिजनेस है इनका। एमेलिया कोल ब्लॉक सप्लाई करता है ये निगरी प्लांट को। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके इंस्टॉल कैपेसिटी और प्लांट लोकेशंस के बारे में। तो रिलायंस पावर की बात करें तो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी अगर आप देखेंगे तो 6000 मेगावाट की है। ये मैंने टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी बताई है रिलायंस पावर की, जिसमें इनका सेशन मध्य प्रदेश वाला जो प्लांट है वो सबसे बड़ा है 3960 मेगावाट का, जिसमें कोल बेस्ड प्लस कैप्टिव कोल माइनिंग्स का भी बिजनेस है। रोसा प्लांट जो उत्तर प्रदेश के अंदर है वो 1200 मेगावाट का है, ये भी कोल बेस्ड है। साथ में इनका धुरासर का सोलर प्लांट है, जो कि राजस्थान में लोकेटेड है, वो 40 मेगावाट का है, जो कि एक्सपेंड हो सकता है 300 मेगावाट तक। ये फ्यूचर प्लान है दोस्तों, अभी केवल 40 मेगावाट का प्लांट ही यूटिलाइज हो रहा है। उसके साथ में पोखरान राजस्थान के अंदर है, ये भी 100 मेगावाट का कंस्ट्रक्टेड है सोलर पावर के लिए। साथ में इनका बासपत का विंड फार्म भी है, जो कि महाराष्ट्र में लोकेटेड है, वो ओनली 45 मेगावाट का है। और लास्ट में इनका बूतीबोरी का प्लांट है, जो कि महाराष्ट्र में लोकेटेड है, वो भी 600 मेगावाट का है, वो भी कोल बेस्ड है। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो रिलायंस पावर का जो बिजनेस है, बिजनेस नहीं जो पावर सेगमेंट है, वो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाई है। ये कोल पर, विंड पर और उसके साथ में सोलर
सोलर पर, हाइड्रो पर, सभी सेगमेंट्स में काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप जयप्रकाश पावर वेंचर की बात करें तो इनकी टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है 2220 मेगावाट, मीन्स वो 6000 के आसपास थी और ये 2220 मेगावाट की है। इसमें इनका निगरी का जो थर्मल प्लांट है जो कि महाराष्ट्र में लोकेटेड है, ये 1300 मेगावाट का है। बीना थर्मल प्लांट मध्य प्रदेश के अंदर है, ये 500 मेगावाट का है। और विष्णुप्रयाग जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है इनका, वो उत्तराखंड के अंदर है, वो 400 मेगावाट का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जयप्रकाश पावर है उनका फोकस थर्मल और हाइड्रो पावर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। और इनका जो कोल माइनिंग का बिजनेस है, अमलिया का जो कोल माइन है इनका मध्य प्रदेश के अंदर, उसकी कैपेसिटी 3.92 मिलियन टन्स की है पर एनुअम। तो कंपनी का जो फोकस है वो पावर प्लांट्स पर है, कोल माइनिंग और सीमेंट्स के बिजनेस में भी थोड़ा ये काम करते हैं। तो ये था कंपैरिजन दोनों कंपनीज के बिजनेसेस का। और अब बात करते हैं दोनों कंपनी के फ्यूचर प्लान्स के बारे में, मीन्स फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में। दोस्तों जैसे कि दोनों कंपनियां एक टर्न अराउंड स्टोरी देखने में लग रही हैं, तो हमको ये भी क्लियर होना चाहिए कि ये कंपनियां फ्यूचर के अंदर क्या क्या प्लान लेके आने वाली हैं, क्या क्या प्रोजेक्ट्स इनके फ्यूचर के अंदर हैं, जिससे इनकी स्टोरी अगर टर्न अराउंड हो रही है तो भाई रीज़न तो क्लियर होना चाहिए। तो रिलायंस पावर की बात करें तो ये लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं 10,000 करोड़ इन अ सोलर पावर प्लांट्स एंड इंटीग्रेटेड सोलर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आंध्र प्रदेश के अंदर। तो 10,000 करोड़ का कॉर्पस है जो ये लोग सोलर सेगमेंट के अंदर इन्वेस्ट करने वाले हैं। उसके साथ में इन्होंने कोलैबोरेशन किया है भूटान ड्रग होल्डिंग्स के साथ। डेवलप करने वाले हैं 500 मेगावाट का सोलर प्लांट, जिसमें ये लोग लार्जेस्ट FDI प्राइवेट सेक्टर की भूटान के अंदर सोलर सेगमेंट के अंदर ये लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि भूटान के लिए बेनिफिशियरी होगा और इंडिया के रिलायंस पावर के लिए भी बेनिफिशियरी होगा। साथ में इन लोगों ने सिक्योर किया है 350 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट्स विद बैटरी स्टोरेज फ्रॉम द स्टेट ओन SJVN लिमिटेड कंपनी। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी न्यूज़ है कि SJVN के साथ ये लोग बैटरी स्टोरेज सेगमेंट में काम करने वाले हैं, जिसमें 350 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट ये लोग लगाने वाले हैं। और अगर जयप्रकाश पावर वेंचर की बात करें तो ये लोग भी भाई कम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। इन लोगों का प्लान है 1500 करोड़ FY 25 से 27 के बीच में 3 प्लांट्स के अंदर, FGD यूनिट जो कि निजरी में है और बीना प्लांट्स के अंदर ये लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं। साथ में ये लोग 760 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करने वाले हैं FY 29 तक, वो भी बांदा नॉर्थ कोल माइनिंग के अंदर। और पावर ग्रिड ने 74% स्टेक एक्वायर कर लिया है JP पावर ग्रिड लिमिटेड का। किससे किया है? JPPBL से, जिससे इनकी ये अब फुल्ली ओनेड सब्सिडरी बन जाएगी। तो दोनों कंपनी के प्लान फ्यूचर के काफ़ी अच्छे हैं, जिससे इनको फ्यूचर में काफ़ी बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो एक तरफ है ग्रीन एनर्जी पर फुल्ली फोकस करने वाली कंपनी रिलायंस, तो दूसरी तरफ है जयप्रकाश पावर इंफ्रा और कोल माइनिंग पर अपना इकोसिस्टम बिल्ड करने की प्लानिंग कर रही है। तो दोनों कंपनियां फ्यूचर के प्लान काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। फ्यूचर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ दोनों कंपनी को इन सेगमेंट से मिल सकती है। और अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कंपनी के फाइनेंशियल्स की, क्योंकि यही बताता है कि कंपनी के अंदर कितना दम है। क्योंकि भाई ये तो ऊपर का ओवरव्यू हो गया कि कंपनी ये प्लान करने वाली है, कंपनी के ये बिजनेसेस चल रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास पैसा ही नहीं होगा, आपके फाइनेंशियल्स अच्छे नहीं होंगे, तो आप वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे कहाँ से जब आपके नंबर्स ही अच्छे नहीं हैं। क्योंकि पास्ट में क्या देखा, इन कंपनीज़ के नंबर्स अच्छे नहीं आए, जिसकी वजह से स्टॉक के अंदर गिरावट मिली। जैसे ही कंपनीज़ के नंबर सुधरने स्टार्ट हो गए तो स्टॉक के अंदर ग्रोथ भी देखने को मिली है। तो फाइनेंशियल जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो अगर रिलायंस पावर्स के नंबर्स की बात करें FY 25 के हिसाब से, तो इनका रेवेन्यू देखने के लिए मिला है 7,583 करोड़ का, जिसमें ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर 4% का डाउन देखने को मिला है। लेकिन अगर आप इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो ये देखने को मिला है 2,108 करोड़ का, जिसमें ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर 82% की ग्रोथ देखने को मिली है। और पैट अगर आप देखेंगे तो ये देखने को मिला है 2,948 करोड़ का, जिसके अंदर देखने के लिए मिला है 242% की ग्रोथ। तो दोस्तों ये जो नंबर है यहाँ पर इतनी ग्रोथ देखने को मिली है पैट के अंदर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर, लेकिन रिवेन्यू यहाँ पर डाउन होता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही एक वीडियो ऐसी बनाई थी जिसके अंदर नंबर ऐसे ही देखने को मिले थे, रिवेन्यू अप जा रहा था लेकिन प्रॉफिट डाउन हो रहे थे। लेकिन इसमें मैटर करता है इसके प्रॉफिट मार्जिन। तो क्या हुआ कि FY 25 में रिलायंस के जो प्रॉफिट मार्जिन है वो काफ़ी तेज़ी से इंप्रूव हुए हैं, जिसकी वजह से इसके पैट के अंदर ग्रोथ देखने को मिली, इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ देखने को मिली, जिसके नंबर्स भी बहुत अच्छे हैं। 242% की पैट के अंदर ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन लास्ट ईयर हुआ क्या था कि मार्जिन बहुत ज़्यादा कम थे और कंपनी कंटिन्यूसली लॉस में थी। तो अभी जो बात हुई कि रिलायंस
के नंबर्स इंप्रूव हुए हैं, तो वो इंप्रूव नंबर हमको इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स के अंदर देखने को मिले हैं। और अगर आप जयप्रकाश पावर की बात करें तो इसका रेवेन्यू देखने के लिए मिला है 5462 करोड़ का, जिसमें रेवेन्यू 19% का डाउन देखने को मिला है। ये ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर नंबर है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर 1855 करोड़ का देखने को मिला है, जिसमें 17% का डाउन है। और पैट 814 करोड़ का देखने को मिला है, जिसमें 20% का डाउन देखने को मिला है। तो जयप्रकाश पावर के नंबर काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को नहीं मिले हैं एज़ कम्पेयर टू रिलायंस पावर। नंबर सारे ही सेगमेंट्स में डाउन है, मीन्स रेवेन्यू भी डाउन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी डाउन है और पैट भी डाउन है। तो जयप्रकाश पावर के नंबर हमको डाउन देखने को मिले हैं ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑपरेशनल कॉस्ट एंड लोअर पावर जनरेशन रेवेन्यू। और अब बात करते हैं दोनों ही कंपनी के की मैट्रिक्स के बारे में। तो रिलायंस पावर की ROC देखने को मिली है 6% की और जयप्रकाश की देखने को मिली है 10% की। और अगर आप EBITDA देखेंगे तो रिलायंस पावर का 14 का EBITDA देखने को मिला है और जयप्रकाश का 6.16 का EBITDA देखने को मिला है। और डेब्ट टू इक्विटी अगर आप देखें तो रिलायंस पावर की 0.93 है और जयप्रकाश की 0.31 है। और OPM ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखेंगे तो रिलायंस पावर का 27% का है और जयप्रकाश का 34% का है। लेकिन यहाँ पर अगर आप अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो रिलायंस पावर का 7.34 रुपीज़ का अर्निंग पर शेयर है और जयप्रकाश का 1.19 रुपीज़ का अर्निंग पर शेयर है। तो जयप्रकाश पावर का जो मार्जिन है और रिटर्न ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहे हैं, लेकिन रिलायंस पावर का अर्निंग पर शेयर और रिसेंट ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है। और दोनों ही कंपनी की कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगा। ये तो नंबर्स हो गया, सारा रेवेन्यू हो गया, वो सारी चीज़ें बताई गई, कंपनी की डिटेल्स बताई गई, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स बताना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों रिलायंस पावर के साथ अभी नवंबर 2024 के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिली थी, जिसमें SECI ने रिलायंस पावर को बैन किया था। और वो बैन किया था फेक बैंक गारंटी की वजह से, जिसमें बैटरी स्टोरेज की जो बिड लगी थी उसके अगेंस्ट में कंपनी को अपनी बैंक गारंटी देनी होती है, जो कि फेक थी। उस रीज़न की वजह से SECI ने इनको बैन किया था, लेकिन वो बैन रिवोक कर लिया गया था दिल्ली हाई कोर्ट की साइड से दिसंबर 2024 में ही, जिसमें ये पता चला था कि वो थर्ड पार्टी की साइड से हुआ था। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट थी जो रिलायंस के साथ थी। और जयप्रकाश के साथ भी कुछ ऐसा ही कांड हुआ था दिसंबर 2024 में। उसमें सेबी ने इनके ऊपर 54 लाख का फाइन लगाया था। और वो क्यों लगा था, उसमें इन्होंने फाइनेंशियल मिस रिपोर्टिंग की थी, जिसकी वजह से सेबी ने इनके ऊपर 54 लाख का फाइन ही लगा दिया था। और कंपनी ने 50% का अमाउंट तो पे कर भी दिया है। और साथ में अभी करंटली जो कि अपील चल रही है उसी मैटर के ऊपर। लेकिन भाई एक सिंपल सी बात है, अगर आपने कोई गलती की है तो आप अपना पे करेंगे ही उस पैसे को, लेकिन अगर आपने गलती नहीं की है तो आप उसका 1% भी पैसा पे नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर जयप्रकाश ने 50% अमाउंट तो पे कर भी दिया है, तो शायद उन्होंने गलती मानी होगी। इस चीज़ के लिए मैं तो क्लियर नहीं हूँ, लेकिन ये एक कॉन्फ्लिक्ट जयप्रकाश के साथ हमको देखने को मिली थी। नेक्स्ट इन दोनों कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। तो रिलायंस पावर लिमिटेड में प्रमोटर के पास है 24% की होल्डिंग, मीन्स 25% की होल्डिंग। FIs के पास 12% की होल्डिंग है, DIs के पास 3% की होल्डिंग है और रिटेलर यहाँ पर बैठे हैं 60% के साथ, मीन्स 58.93% के साथ। और जयप्रकाश वेंचर में अगर आप देखेंगे तो 24% की प्रमोटर की होल्डिंग है, FIs की होल्डिंग 6.31% की है, DIs को काफ़ी ज़्यादा भरोसा है जिनकी होल्डिंग 17.52% की है। और यहाँ पर रिटेल 52% के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो दोनों ही कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग मैंने आपके साथ शेयर की है। प्रमोटर की होल्डिंग दोनों ही कंपनी में 25% से डाउन की देखने को मिल रही है। तो भाई दोनों ही कंपनी के फ्यूचर प्लान अगर आप देखेंगे तो रिलायंस पावर इन्वेस्ट कर रहा है फ्यूचर के अंदर ग्रीन एनर्जी के अंदर, सोलर के अंदर और बैटरी स्टोरेज जो इनका फ्यूचर प्लान है। काफ़ी बेस्ट प्लान है मेरे हिसाब से। बैटरी स्टोरेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फ्यूचर में बहुत हेल्प करेगा रिलायंस को रिवेन्यू जनरेट करने के लिए। उसके साथ में कंपनी का क्रॉस बॉर्डर एनर्जी एक्सपेंशन भी चल रहा है, जो भूटान के साथ इनका प्रोजेक्ट चल रहा है, जो मैंने बताया था। और अगर आप जयप्रकाश पावर की बात करें तो ये लोगों का फोकस है हाइड्रो और थर्मल पावर के ऊपर। उसके साथ में एक कॉस्ट एफिशिएंसी और ट्रांसमिशन कैपेसिटी अपनी इंप्रूव करने वाले हैं, उस पर इनका फोकस है। तो दोनों का विजन बिल्कुल क्लियर है। एक एग्रेसिव ग्रीन एनर्जी के साथ काम करने वाला है फ्यूचर के अंदर, दूसरा स्टडी एक्सपेंशन कर रहा है सेम सेगमेंट के अंदर ही। तो दोस्तों अब आपको डिसाइड करना है कि आप रिलायंस का जो एमिसियस प्रोजेक्ट है इनके ग्रीन एनर्जी सेगमेंट्स के अंदर उस मॉडल के साथ जाना चाहेंगे या फिर जयप्रकाश पावर के साथ जाना चाहेंगे, जो कि कॉस्ट एफिशिएंट स्ट्रेटजी यूज करने वाले हैं और फोकस्ड हैं अपने जो प्लांट्स हैं उन्हीं के ऊपर और उसके अंदर ही एक्सपेंशन कर रहे हैं। क्योंकि मेरी यहाँ पर कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो मैंने पहले ही बताया एजुकेशनल पर्पज से बनाई जा रही है। लेकिन अगर मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू रखूँ तो मुझे फिलहाल करंट सिचुएशंस के बेस पर और फ्यूचर एक्सपेंशन के बेस पर रिलायंस के
के नंबर्स, रिलायंस का बिजनेस है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है जयप्रकाश पावर से। मेरी यहाँ पर कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू रखा। लेकिन आपको कौन सा स्टॉक बेस्ट लगा, किसका बिजनेस अच्छा लगा, फंडामेंटल्स किसके अच्छे लगे, आप किस में इन्वेस्ट कर सकते हैं या करना चाहते हैं, उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को जानने के लिए कि आप लोगों को कौन सा स्टॉक ज़्यादा बेस्ट लगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इस चीज़ को। और आपने अगर कोई स्टॉक इन्वेस्ट किया हुआ है ऑलरेडी किसी प्राइस पर तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो ओनली एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पज़ से बनाई गई है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, जिससे हमको बेटर रीच मिल सके और लोगों तक ये वीडियो अच्छे से पहुंच सके। मिलते हैं जल्दी एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।